नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के विषय में। और ये जो गणना है, ये जो रिपोर्ट है, ये आपके लेखपाल एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम के लिए जो आने वाले समय में होने वाले हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि पशुधन गणना जो होती है या कोई भी डाटा होता है किसी भी रिपोर्ट का, उससे सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखपाल एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे क्योंकि पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ये सभी ग्राम समाज से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। तो लेखपाल के साथ साथ आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए यह बराबर रूप से उपयोगी है। इसके साथ साथ बेशक यह जो रिपोर्ट है, पशुगणना रिपोर्ट, बेशक यह 2019 के लिए, लेकिन ये आपके लिए लेटेस्ट डाटा की तरह है, क्योंकि जो लास्ट पशुधन गणना हुई थी वो 2019 में हुई थी। 2019 में उसके आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पशुधन गणना होगी वो 2025-26 में होगी। तो 2025-26 तक जितने भी एग्जाम आप देंगे उन सभी के लिए एक लेटेस्ट डाटा है। इसको आप बड़े ढंग से आपको पढ़ना है। बड़े जितने भी पॉइंट्स मैं आपको इसको बताऊंगा उन सभी को आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद रखना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के विषय में। कुछ प्रमुख फैक्ट और जितने भी यहाँ पे पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, मवेशी हैं, भैंस हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सभी के डाटा किस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, राज्यवार आंकड़ा भी मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो पहली पशु गणना हुई थी, सबसे पहली पशु गणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1919-20 के समय में। ठीक है, वैसे ये एक सत्र होता है, एक सेशन होता है, उस सेशन के हिसाब से ही 2 सालों को लिया जाता है। अगर हम कहें कि डायरेक्टली अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो सबसे पहली पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी, तो आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे, दिसंबर 1919। ठीक है, दिसंबर 1919 में पहली पशु गणना हुई थी। अगर सेशन की बात करें तो 1920 में यह गणना आयोजित की गई थी। द्वितीय पशु गणना भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप याद रखेंगे 1924-25 में द्वितीय पशु गणना हुई थी और 1919-20 में पहली पशु गणना हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद में पहली पशु गणना कब की गई थी, इस तरीके का प्रश्न भी आपके लिए पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता के बाद में जो पहली पशु गणना हुई थी वो हुई थी सर 1951 में। ठीक है, तो पहले शुरुआत में आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहली पशु गणना 1919-20 में, द्वितीय पशु गणना 1924-25 में, और स्वतंत्रता के बाद में जो पहली पशु गणना हुई थी 1951 में हुई थी। और तब से लेकर के ये जो पशु गणना है हर 5वें वर्ष में लगातार आयोजित की जाती है। ठीक है, अभी हम जिस पशु गणना के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस पशु गणना के आंकड़े आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी 20वीं पशु गणना। ठीक है, 20वीं पशु गणना है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। इसके जो आंकड़े या इसका जो डाटा जारी किया गया था वो 16 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो पशु गणना के जो आंकड़े होते हैं या डाटा होता है, इसको जारी कौन करता है? तो जारीकर्ता जो विभाग है वो है आपका मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। ठीक है, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, इस मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझेंगे। विभाग का नाम क्या है, जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री है। और इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है पशुपालन व डेयरी विभाग। इसके द्वारा ही पशु गणना के आंकड़े जारी किए जाते हैं। और 20वीं पशु गणना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यह जो पशु गणना की गई थी वो ऑनलाइन मोड में की गई थी। इससे पहली जो गणनाएं होती थी, पशु गणनाएं होती थी, वो पेपर पेन बेस्ड होती थी। ठीक है, तो इसमें जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे वो ऑनलाइन मोड में टैबलेट या लैपटॉप कंप्यूटर्स के माध्यम से जो है आंकड़े एकत्रित किए गए थे। अब इतने सारे परसेंटेज हैं इसमें, इतने सारे आंकड़े हैं, इतना सारा डाटा है, आप इस चीज़ को याद कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। मैं आपको इसमें से इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सा डाटा महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि हम पशु गणना पढ़ रहे हैं तो हमें डाटा पूरा ही लिखना पड़ेगा, पूरा डाटा ही हम समझेंगे तभी चीज़ें हमारी समझ में अच्छी तरीके से आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको हिंट देता चलूँगा कि एग्ज़ाम में कहाँ से और किस तरीके से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप यही याद रखेंगे, और हो सकता है यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में 20वीं पशु गणना के अनुसार, भारत में 20वीं पशु गणना के
आंकड़ों के अनुसार जो कुल पशुधन है, ठीक है, भारत में जो कुल पशुधन है वो कितना है, 535.78 मिलियन, ठीक है। ज़्यादातर आंकड़े जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे मिलियन में हैं। अगर मैं कहीं नहीं बोलता हूँ मिलियन वगैरह तो आप ये दिमाग में रखेंगे कि जो संख्या बताई जा रही है, ये डाटा बताया जा रहा है, ये मिलियन में बताया जा रहा है। अगर मिलियन चेंज होगा तो मैं बीच में बता दूंगा आपको, ये डाटा मिलियन में नहीं है, ठीक है। तो कुल पशुधन जो भारत में है 535.78 मिलियन है। और बात करें पिछली पशुगणना की जो कि हुई थी 2012 में, ठीक है, जो 20वीं पशुगणना है ये आपकी 2019 में हुई है। 19वीं पशुगणना जो हुई थी वो आपकी 2012 में हुई थी। 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा का समय लगा इस बार। तो 19वीं पशुगणना थी 2012 में जो हुई थी, उसके आधार पर अगर इस पशुधन को देखें तो इसमें वृद्धि हुई है कितनी, 4.6%। ये दोनों आंकड़े अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। डायरेक्टली कभी कभी यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी पार्टिकुलर पशुगणना के अनुसार जो कुल पशुधन था वो कितना था, 535.78 मिलियन, और पिछली पशुगणना के आधार पर इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पिछली पशुगणना के आधार पर 20वीं पशुगणना में 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, किसमें, कुल पशुधन में, ठीक है। अब जो अलग अलग जानवर हैं उनके आधार पर क्या आंकड़े हैं या उनकी संख्या क्या है और उनकी संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल मवेशी जो 20वीं पशुधन गणना के आधार पर दर्ज किए गए हैं, उनका प्रतिशत है 35.94%, ठीक है, 35.94%। ये क्या है, मवेशियों का परसेंटेज है। किस में से है ये 35.94%, जो टोटल आपका पशुधन है, ठीक है, कुल पशुधन तो ये हो गया। अब इस पशुधन में कौन कौन से जानवरों का परसेंटेज कितना है, कितनी कितनी इनकी संख्या है, और इन जानवरों की संख्या में पिछली पशुगणना के आधार पर वृद्धि हुई, कमी हुई, अगर कितनी हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मवेशियों की संख्या 20वीं पशुगणना के आधार पर 35.94% है। अगर संख्या में बात की जाए तो 192.49 मिलियन, ठीक है, मिलियन में ही चल रही है पूरी संख्या। तो मवेशियों की संख्या 192.49 मिलियन है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 35.94%, ठीक है। अब मवेशियों में क्या आते हैं, कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होगी, मवेशी किसे कहते हैं। हो सकता है आप सभी लोगों को पता हो, लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जिसको नहीं भी पता होगा। मवेशियों में जनरली हमको नहीं पता होता है तो हम समझते हैं मवेशियों का मतलब है सारे जितने भी जानवर होते हैं वो सब मवेशी होते हैं, लेकिन मवेशियों का वास्तविक अर्थ जो जनगणना के आधार पर जो लगाया जाता है वो होता है गाय और बैल की संख्या, ठीक है। गाय और बैल को हम मवेशियों में कंसिडर करते हैं। गाय बैल का मतलब है मवेशी, ठीक है। तो मवेशी जहाँ पर शब्द यूज़ होता है तो वहाँ पे आप सम्मिलित रूप से ये समझेंगे यहाँ गाय प्लस बैल की बात की जा रही है। तो गाय और बैल की संख्या इतनी है, ठीक है। पिछली जनगणना के मुकाबले 0.83% की इसमें वृद्धि हुई है। और गाय के संबंध में भी अगर डाटा आपसे पूछा जाए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन मवेशियों की संख्या में से अगर पार्टिकुलर गायों की संख्या के बारे में बात करें तो गायों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो है कि 18%, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे आपको 2-3 चीज़ें आपको आगे बताने से पहले बता दे रहा हूँ। आप मवेशियों की जो डाटा है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में रखेंगे, भैंस का डाटा, ठीक है, और इसके साथ साथ आप बकरी का डाटा। ये 3 डाटा जो ऊपर के हैं इनको आप याद रखें, बाकी के नीचे वालों को केवल समझें, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर प्रश्न बनता है तो 99% चांस है कि यहीं से बन जाएगा, और यहाँ से नहीं बनेगा तो इन तीनों में से बन जाएगा। नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल समझें इसको और ज़्यादा माइंड पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो भैंस है, बकरी थी। बकरी की संख्या जो है कुल पशुधन के हिसाब से 27.80% है, और नंबर में देखें तो 148.88 मिलियन इनकी संख्या है। पिछली पशुगणना के मुकाबले 10.01% की इसमें वृद्धि हुई है, यानी इनकी भी संख्या बड़ी है। भैंस की बात करें तो भैंस की संख्या है 20.45% कुल पशुधन का, और नंबर में बात करें तो 109.85 मिलियन इनकी संख्या है। पिछली पशुगणना के मुकाबले 1.06% की इसमें भी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये किस तरीके से लिख रहा है इसको आप समझें, और जब ये खत्म हो जाएगा ये मटेरियल तो इसके बाद में आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद में इसको कॉपी पे नोट करना और लगातार इसको रिवाइज करते रहना। तो मैंने जैसा कि बताया है कुल पशुधन का आंकड़ा कितना है और पिछले की मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है वो आपको याद रखना है। और ये शुरुआती 3 डाटा मवेशी, बकरी, भैंस, इनके डाटा आप याद रखेंगे। बाकी की 3 जो नीचे के दे रखे हैं उनको केवल समझें, सुने केवल, ठीक है। भेड़ जो है 13.87% है कुल पशुधन का,
नंबर में बात करें तो 74.26 मिलियन इनकी संख्या है, 14.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सूअर की संख्या की बात करें तो 1.69% कुल पशुधन का परसेंटेज है। इसके साथ साथ कुछ जो कुल पशुधन है इसमें से इनकी जो संख्या है 9.06 मिलियन और पिछली गणना के मुकाबले 12.03% की इसमें वृद्धि हुई है। अब 0.23% जो है उसमें अदर्स हैं। अदर्स इसमें आ जाएंगे आपके गधे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे गधे, इसके साथ साथ ऊँट आ जाएंगे, खच्चर आ जाएंगे, और इसके अलावा एक प्रजाति होती है मिथुन, गोवंशीय प्रजाति ही होती है, उत्तराखंड का जो है वो राज्य पशु भी है। तो मिथुन हो गया, गधे हो गए, खच्चर हो गए, ठीक है, घोड़े हो गए, ऊँट हो गए, ये सारे अदर्स में आ जाएंगे। इन सभी का जो सम्मिलित परसेंटेज है टोटल पशुधन के आधार पर 0.23% है, ठीक है। और नंबर्स में बात करें तो 1.24 मिलियन इनकी संख्या है सभी की मिलाकर के, ठीक है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने आपको पहले बता दी हैं, ठीक है। अब गाय एवं भैंस, गाय भैंस की संख्या, यहाँ पर मवेशियाँ हमने कंसीडर कर ली, भैंस कंसीडर कर ली। अब यहाँ से एक प्रश्न ऐसे आ सकता है, गाय एवं भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है। मतलब गाय भैंसों की संख्या तो अलग होगी, लेकिन गाय भैंसों में से ऐसे पशु जो दूध देते हैं, ठीक है, दुधारू पशु, तो दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन निर्धारित की गई है, आंकड़ा है और इसमें पिछली गणना के मुकाबले 6% की वृद्धि हुई है, यानी दुधारू पशुओं की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है। राज्यवार आंकड़ा देखते हैं, राज्यों में पशुधन, ठीक है, यानी कौन सा राज्य पशुधन, कुल पशुधन के मामले में सबसे आगे है, तो उत्तर प्रदेश। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे से मैं बताता जा रहा हूँ, साथ ही साथ के कौन सा डाटा आपको पार्टिकुलर रूप से याद रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी के लिए तो यूपी का डाटा हमको पता होना चाहिए। राज्यों में पशुधन, सबसे ज़्यादा पशुधन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2012 में जब 19वीं पशुगणना हुई थी, 68.7 मिलियन इसमें टोटल पशुधन था। इसमें जो है 2019 का जो अपनी 20वीं पशुगणना जो हुई है उसमें इसमें कमी हुई है, ठीक है, 67.8 मिलियन हो गया है, पहले 68.7 था, अब 67.8 हो गया है। 1.35% की इसमें कमी दर्ज की गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संबंध में है तो आपको ये विशेष रूप से याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो 19वीं पशुगणना थी उसमें कुल पशुधन 68.7 था, और 2019 की जो 20वीं पशुगणना है उसमें पशुधन 67.8 है, और इसमें क्या हुई है, पिछली पशुगणना के मुकाबले 1.35% की कमी देखी गई है। दूसरा स्थान आता है राजस्थान का, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पहले स्थान वाला नहीं पूछे तो दूसरे स्थान वाला पूछ लेता है कि राज्यों में पशुधन के हिसाब से, भारत के सभी राज्यों में पशुधन के हिसाब से दूसरा स्थान किसका है, तो राजस्थान का है। और राजस्थान में भी क्या हुआ है, कमी दर्ज की गई है। यहाँ पर जो पिछली पशुगणना थी उसमें 57.7 मिलियन था पशुधन, और 20वीं पशुगणना के हिसाब से 56.8 जो है पशुधन हो गया है। 1.66% की इसमें कमी देखी गई है। एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि कुल पशु में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। कुल पशुओं में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस स्टेट में हुई है, तो वो वेस्ट बंगाल में हुई है, 23% की वृद्धि इसमें हुई है, ठीक है। कुल पशुधन के मामले में बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो टोटल पशु हैं, सभी पशुओं के मामले में बात हो जा रही है कि किस राज्य में टोटल जो समस्त पशुधन है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है 23%, दूसरे स्थान पर है तेलंगाना, इसमें 22% की वृद्धि हुई है कुल पशुधन के मामले में, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मवेशियों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि भी पश्चिम बंगाल में हुई है, ठीक है। मवेशियाँ, जिसके बारे में मैं बता रहा था, गाय प्लस बैल, ठीक है, मवेशियों की संख्या में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुई है, 15% हुई है। मवेशियों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में देखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है। मवेशियों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी यूपी में देखी गई है, 3.93% इसमें कमी हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुई है, ठीक है। मवेशियों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि पश्चिम बंगाल में, कुल पशुधन में सबसे ज़्यादा वृद्धि भी पश्चिम बंगाल में, और मवेशियों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी यूपी में हुई है, 3.93%, ठीक है। अब पशुधन जनगणना है, तो जो पशुधन गणना है इसके साथ साथ में जो
पोल्ट्री वाला जो एरिया होता है अपना मुर्गा मुर्गी वाला, ये भी इसमें इसकी गणना की जाती है। तो इसके भी आंकड़े देख लीजिए आप। कुल मुर्गा मुर्गी इनकी संख्या कितनी है देश में? 851.8 मिलियन, और पिछले मुकाबले इसमें 16.8% की वृद्धि हुई है। मुर्गा मुर्गी में टोटल जो संख्या में सबसे बेस्ट स्टेट है या सबसे ज़्यादा संख्या वाला स्टेट है वो तमिलनाडु, फिर दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान आता है तेलंगाना का। इनके डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम चांसेस हैं कि पूछे जाएं, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि मुर्गा मुर्गी की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान तेलंगाना का। ठीक है, अब जो मुर्गा मुर्गी पालन होता है, ठीक है, इसमें दो तरह की पोल्ट्री होती हैं। ठीक है, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन को ही पोल्ट्री कहते हैं। तो दो तरह की होती हैं इसमें, एक बैकयार्ड पोल्ट्री होती है, एक व्यावसायिक पोल्ट्री। बैकयार्ड पोल्ट्री और व्यावसायिक पोल्ट्री में फ़र्क क्या है? व्यावसायिक पोल्ट्री वो होती है जो एक तरह से कह सकते हैं हम व्यापार के उद्देश्य से जब कुक्कुट पालन किया जाता है उसको हम व्यावसायिक पोल्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। और बैकयार्ड पोल्ट्री वो होती है जो नॉर्मली अपने जीवन यापन के लिए, यानी अपने खर्चे के लिए एक छोटे स्तर पर जब मुर्गी पालन किया जाता है वो बैकयार्ड पोल्ट्री होती है। और ख़ास करके जो बैकयार्ड पोल्ट्री होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आप समझ गए होंगे, व्यावसायिक पोल्ट्री और बैकयार्ड पोल्ट्री। व्यावसायिक का मतलब है कि बड़े स्तर पर अब बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ का, वो व्यावसायिक पोल्ट्री है। और बैकयार्ड पोल्ट्री है कि हम केवल, हमारे पास कोई मान लो कि रोज़गार नहीं है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, तो हम अपने जीवन यापन के लिए या अपने खर्चे निकालने के लिए एक छोटे स्तर पर हम इस उद्योगों को कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इस काम को कर रहे हैं बैकयार्ड पोल्ट्री को, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसके डाटा देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि बैकयार्ड पोल्ट्री में जो टोटल मुर्गा मुर्गी की संख्या है 317.07 मिलियन, व्यावसायिक में 534.74 मिलियन। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाला पॉइंट कौन सा है कि बैकयार्ड पोल्ट्री में पिछले गणना के मुकाबले 45.78 की एक बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, 45.78% की बहुत ज़्यादा वृद्धि, मतलब 45%, मतलब कह सकते हैं हम 1.5 गुना वृद्धि हो गई इसमें। ठीक है, तो 45.78% की इसमें वृद्धि हुई है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अपने खुद के अपना खुद का जो काम होता है, अपना खुद का जो व्यवसाय होता है उसको लगाने में वृद्धि हुई है। कहीं ना कहीं निर्धनता निवारण की दिशा में ये एक बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है, क्योंकि लगभग 45% की वृद्धि एक बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाती है। तो क्योंकि बैकयार्ड पोल्ट्री जो होती है आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 पॉइंट समथिंग की वृद्धि अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं निर्धनता निवारण की दिशा में एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो बैकयार्ड पोल्ट्री और व्यावसायिक पोल्ट्री के आंकड़े आप याद रखेंगे। अब इसके बाद में पार्टिकुलर जो भी जानवर हैं उनके हिसाब से किस स्टेट में कौन सी वृद्धि हुई उसको देख लेते हैं। सर्वाधिक भैंस की बात की जाए तो सर्वाधिक भैंस की संख्या यूपी में है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। यूपी में भैंसों की संख्या है 33 मिलियन और राजस्थान में है 13.7 मिलियन। यूपी में जो है पिछली गणना के मुकाबले में 7.81% की इसमें ग्रोथ हुई है और राजस्थान में भी 5.35% की ग्रोथ हुई है। भेड़ों की संख्या की बात करें तो तेलंगाना सबसे आगे है, 19.1 मिलियन है। पिछले के मुकाबले 48.51% की एक बड़ी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। और आंध्र प्रदेश में यह संख्या 17.6 मिलियन है, कर्नाटक में 11.1 मिलियन है। इनमें भी वृद्धि देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश में 30% की लगभग ग्रोथ हुई है और कर्नाटक में 15.31% की लगभग ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, अब इतने सारे परसेंटेज आपको याद नहीं करने हैं, पर इतना तो आपको याद करना ही करना है कि सर्वाधिक भैंस पहला स्थान यूपी का, दूसरा राजस्थान का, सर्वाधिक भेड़ सबसे पहला स्थान तेलंगाना का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर कर्नाटका का। तो इतना परसेंटेज भी अगर आप याद नहीं करें तो किस जानवर की संख्या या किस पशु की संख्या किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है या कौन सा स्टेट इसमें सबसे आगे है, वो चीज़ आपको कम से कम याद रखनी है। ठीक है, और जहाँ जहाँ यूपी के आंकड़े आएँ वो स्पेशल तरीक़ा से आपको देख लेने हैं। जहाँ जहाँ यूपी की बात की जाए तो वो आंकड़े आपको बिल्कुल कंपलसरी याद करने हैं। बकरी की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संख्या है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर यूपी। अब जैसे यूपी आ गया तो यूपी का आंकड़ा अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वाधिक बकरी की संख्या राजस्थान में है 20.84 मिलियन, 3.1% की इसमें कमी हुई है। पश्चिम बंगाल में 16.28 मिलियन, 41.49% की इसमें वृद्धि होती है।
और यूपी में 14.48% है, तो 14.48 मिलियन है। और यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूपी है और हम यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है। यूपी में बकरियों की संख्या में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 7.09% की, ठीक है। सर्वाधिक ऊँट, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में ही होंगे। राजस्थान के बाद में दूसरा स्थान गुजरात का है, तीसरा हरियाणा का है, चौथा यूपी का है। तो यूपी का आंकड़ा आ रहा है, तो यूपी का आपको स्पेशल याद रखना है। यूपी में जो ऊँटों की संख्या है, यहाँ पर जो संख्या बताई जा रही है मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि लाख में है, ये मिलियन में नहीं है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो ऊँट है राजस्थान में है 2.13 लाख, गुजरात में 0.28 लाख और हरियाणा में 0.05 लाख और यूपी में इनकी संख्या 0.02 लाख है, ठीक है। और पिछली गणना के मुकाबले यूपी में ऊँटों की संख्या में भारी कमी हुई है, लगभग 70% के समथिंग, 69.45% की इसमें लॉस देखा गया है, कमी देखी गई है। सर्वाधिक सुअर की बात करें तो आसाम सबसे पहले स्थान पर है, झारखंड दूसरे स्थान पर है, मेघालय तीसरे स्थान पर है। आसाम में ये संख्या भी लाख में है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये लाख में नहीं है, ये मिलियन में है, ये मिलियन में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती कभी कभी मिस्टेक। तो सर्वाधिक सुअर जो है वो आसाम में है 2.10 मिलियन, झारखंड में 1.28 मिलियन, मेघालय में 0.71 मिलियन, ठीक है। इनमें कमी और वृद्धि यहाँ पर लिख रही है, इसको आप देख लेते हैं। आसाम में जो है 28.30% की कमी हुई है, झारखंड में 32.69% की वृद्धि हुई है और मेघालय में 29.99% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये हो गए आपके मैंने यहाँ पे आपको राज्यवार डाटा भी दिया, कौन सा जानवर कौन से स्टेट में किस स्थान पर आता है या कौन सा स्टेट किस जानवर के पार्टिकुलर हिसाब से कौन से स्थान पर है। जहाँ जहाँ यूपी का डाटा है उसको आप विशेष रूप से याद रखें, सारी परसेंटेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जगह जगह पर मैंने जैसे जैसे मैं बताता गया हूँ आपको, उस जगह जगह पर मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा डाटा कितना महत्वपूर्ण है और कौन सा डाटा आपको याद रखना है। सबसे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे की बातों पर चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं खच्चरों की संख्या के बारे में। खच्चरों की जो संख्या यहाँ पे दी गई है लाख में दी गई है, याद रखेंगे। खच्चरों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो उत्तराखंड में है, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का आता है, तीसरा जम्मू कश्मीर का और चौथा यूपी का। तो यूपी का स्थान चौथा है खच्चरों की संख्या में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो संख्या दे रखी है ये लाख में दे रखी है। यूके में 0.26 लाख, हिमाचल प्रदेश में 0.20 लाख और जम्मू कश्मीर में 0.17 लाख और यूपी में 0.09 लाख है। इसके साथ साथ पिछली पशुगणना के मुकाबले में खच्चरों की संख्या में अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर 79.06% की भारी कमी देखी गई है खच्चरों की संख्या में। अब आते हैं गधे, ठीक है। गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो राजस्थान में है 0.23 लाख, महाराष्ट्र में है दूसरा स्थान 0.18 लाख और यूपी गधों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। यूपी गधों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, 0.16 लाख इनकी संख्या है। पिछली पशुगणना के मुकाबले इसमें 71.72% की जो है कमी देखी गई है, ठीक है। इसके बाद में पशुधन के विकास के लिए सरकार के जो प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि पशुधन की संख्या बढ़ाना, पशुधन जितना भी होता है उसकी नस्लों का विकास करना, प्रसार करना, इसके साथ साथ दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार समय समय पर नई नई योजनाएं संचालित करती है, नए नए प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रयास जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ये प्रारंभ किया गया था 2014-15 में। इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो है नाबार्ड, ठीक है। अब नाबार्ड जैसी और भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का एक वीडियो मैं अवश्य बनाऊंगा जिसमें सारी संस्थाओं को क्लियर करेंगे और बाकी का जो है ये जो मिशन है या जो कार्यक्रम है इनके बारे में मैं पिछली क्लासेस में आपको बता भी चुका हूं, तो आप वहां से देख लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन ये पशुधन के विकास से संबंधित सरकार का प्रयास है। 2014-15 में ये लागू किया गया था। क्रियान्वयन एजेंसी यानी इस पूरे मिशन का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो नाबार्ड संस्था के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये जो है 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2019 का ये कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण भी है। 11 सितंबर 2019 को यह
शुरू किया गया था, मथुरा से इसकी शुरुआत हुई थी और ये विशेष रूप से किससे संबंधित है, पशुओं में होने वाले जो फुट एंड माउथ डिजीज़ होती हैं, एफएमडी जिसको कहते हैं, खुरपका, मुंहपका, ये जो रोग होते हैं ये पशुओं के रोग होते हैं। इन एफएमडी डिसीज़ के नियंत्रण, इनके टीकाकरण और इनका बिल्कुल उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चलाया गया था। इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक इन सभी बीमारियों पर, जो खुरपका, मुंहपका, ये बीमारियां हैं पशुओं से संबंधित, इन पर हम कंट्रोल कर लेंगे। इसके साथ साथ 2030 तक इन सभी बीमारियों को उन्मूलित कर दिया जाएगा, इनका उन्मूलन कर दिया जाएगा, बिल्कुल इनको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम 2019, ये भी 11 सितंबर 2019 को मथुरा से संचालित किया गया है। ये विशेष रूप से संबंधित है कृत्रिम रूप से जो है गर्भाधान करना पशुओं में, और ये इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है, इसके द्वारा जो पशुओं की नस्लें हैं, ठीक है, जो पशुओं की किस्में हैं, प्रजातियां हैं, उनमें सुधार किया जाएगा। और इसके साथ साथ विशेष रूप से जो स्वदेशी गोजातीय नस्ल हैं, स्वदेशी गोजातीय नस्ल मतलब गाय और बैल की जो अपने यहाँ की, अपनी कंट्री की स्वदेशी नस्ल हैं, उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है, उनको बीमारियों से बचाया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके साथ साथ उनकी नस्लों का विकास किया जाए। इन सभी चीज़ों से संबंधित था ये आपका राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम 2019। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आज हमने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उनको भी हमने समझा। और आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा, और क्लास आपको पसंद आता है तो फिर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो नीडी लोग हैं, जिनको इनकी आवश्यकता है, जो बड़ी बड़ी फीस वाले जो पेड कोर्स होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।